चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ CFEP 5 दैट इज टेक्स्ट प्लानिंग एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस फॉर जून 2023 अटेम्प्ट। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज मेरे पास डिफरेंट हवाले से पूछी गई थी CFEP 5 के फर्स्ट क्लास से पहले कि सर व्हाट इफ कि अगर हम दिसंबर 2022 के लेक्चर्स रिकॉर्डेड परचेज कर लें तो क्या वो जून 23 के लिए रेलेवेंट होंगे, या जून 23 के एग्जाम में हम अपेयर हो रहे हैं तो लॉ में कब तक चेंजेस आ सकती है, बेरेट को कब बाय करना है कब बाय नहीं करना, बेरेट का एग्जाम में कितना इस्तेमाल हो रहा होगा। तो डिफरेंट तरह की क्वेरीज है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है जो कि आप लोगों के जहन में मौजूद होगी, मैं कोशिश करूंगा कि सारी क्वेरीज जो कि मुझ तक अब तक पहुंची हैं उनको मैं एक के बाद एक आंसर करूं, और उसके बाद फिर अगर आप लोगों को कुछ फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो मैं इनको भी कैटर कर रहा हूँगा। देखें, CFEP 5 टेक्स्ट प्लानिंग एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का जो ये कोर्स है, ये आपका राइट नाउ एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन ये एग्जाम हमेशा से ओपन बुक नहीं था। ये जो CFEP 5 का पेपर है ये आज की तारीख में एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन ये हमेशा से ओपन बुक एग्जाम नहीं हुआ करता था। पहले ये क्लोज्ड बुक एग्जाम हुआ करता था। इसको टेस्ट करने के, इसको एग्जामिन करने के डायनामिक्स कुछ और हुआ करते थे। लेकिन बैक इन समर 2019 CFEP 5 के एग्जाम को ओपन बुक कर दिया गया। अच्छा, पहले सब्जेक्ट का नाम भी एडवांस टैक्सेशन हुआ करता था, लेकिन जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 इन्फोर्स हुई उसके बाद इस एडवांस टैक्सेशन के पेपर का नाम भी चेंज होकर CFEP 5 टेक्स्ट प्लानिंग एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस हो चुका है, और समर 19 के अटेम्प्ट के बाद से ये पेपर एक ओपन बुक एग्जाम हो चुका है। मैंने ये सब्जेक्ट आई गेस बैक इन 2017 पढ़ाना स्टार्ट किया था फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। जिस वक्त मैंने ये CFEP 5 का पेपर पढ़ाना स्टार्ट किया उस वक्त ये क्या कहते हैं एक क्लोज बुक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस वक्त हम एक ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे होते थे। ठीक ठाक प्रैक्टिस के हवाले से कुछ 50-55 मार्क्स न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते थे, कुछ 40-45% मार्क्स थियोरिटिकली और सिनेरियो बेस्ड सवाल के तौर पे टेस्टिंग की जा रही होती थी। लेकिन समर 2019 के बाद जब विंटर 2019 से ये एग्जाम ओपन बुक हुआ तो अब इस सब्जेक्ट के डायनेमिक्स इंटायरली चेंज हो गए एज कम्पेयर टू के पास में जो एग्जाम टेस्ट किया जाता था। जिस वक्त मैंने CFEP का सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, एडवांस टैक्सेशन, उस वक्त ये CFEP के 5-6 पर्चों में वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर समझा जाता था। रिलेटिवली बहुत आसान नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है या बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं कंपेयर करूं कॉर्पोरेट लॉ से या एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से या एडवांस ऑडिट से, तो उसके कंपैरिजन में CFEP 5 का रिजल्ट जनरली अच्छा रहता था। और इसकी प्रैक्टिकल रीजन है। लेकिन जनरली होता क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट दो कैटेगरीज के होते हैं, कुछ की थ्योरी अच्छी होती है, कुछ का न्यूमेरिकल अच्छा होता है, कुछ का दोनों अच्छा होता है, कुछ के दोनों वीक होता है। जनरली जब या तो पेपर थ्योरी का होता है तो वो स्टूडेंट जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम होता है उनको इस तरह के सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आ रही होती है, या एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, BFD हो गया, तो अगर एक स्टूडेंट के न्यूमेरिकल साइड या क्वांटिटेटिव साइड वीक है तो जनरली उनको उन पर्चों में प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन टेक्स्ट का जो ये पेपर है ना, कैफ लेवल पे भी और CFEP लेवल पे भी ये कॉम्बिनेशन है थ्योरी और नंबर्स का। अराउंड 50-55 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते हैं, अराउंड 40-45 या 50 मार्क्स एट टाइम्स आपसे सिनेरियो बेस्ड थ्योरेटिकल टेस्टिंग की जा रही होती है। तो अगर आपका एक एरिया वीक है दूसरा एरिया स्ट्रांग है तो आप अपने स्ट्रांग एरिया से मार्क्स गेन करके दूसरे एरिया पे थोड़ी बहुत मेहनत करके इसमें इजीली मार्क्स सिक्योर कर सकते थे, पास हो जाते थे। लेकिन ओपन बुक एग्जाम होने के बाद ये क्या कहते हैं आपका एक सेकंड पेपर है जो कि आपका क्या कहते हैं एक ओपन बुक एग्जाम है। अगर मैं फाइनल लेवल पे बात करूं, वैसे तो फाइनेंशियल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ओपन बुक है, कॉर्पोरेट लॉ भी ओपन बुक है, एडवांस ऑडिटिंग भी ओपन बुक है, और आपका ये टैक्स का पेपर भी ओपन बुक है, इवन BFD भी ओपन बुक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपकी बुक इस्तेमाल हो रही होगी ना, शायद रिपोर्टिंग में हम IFRS को एग्जाम में हार्डली यूज कर रहे होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कुछ हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं, इवन लॉस के स्टैंडर्ड्स, लॉस के जो बेरेक्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एडवांस टैक्सेशन का जो ये पेपर है ना, जिसमें आप लोगों का ये एक ओपन बुक एग्जाम है, और ओपन बुक एग्जाम में ये सही मानों में ओपन बुक किया है, क्योंकि एग्जाम सॉल्व करते वक्त हम बहुत सारे टैक्स रेट्स, बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारी चीजें एग्जाम में अपनी लॉ से डायरेक्टली देखकर अप्लाई कर रहे होंगे। और जैसे कि ओपन बुक एग्जाम के बाद अब थ्योरेटिकल चीजें यानी कि जो रेक्टिफिकेशन वाली चीजें थी वो चीजें तो आना ही बंद हो गई है। जो भी आपका पेपर है वो 100% एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, जिसमें कुछ 50-55 मार्क्स न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होंगे, 40-45-50 मार्क्स आपके सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड टेस्ट किए जा रहे होंगे। तो अब इस पेपर के डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए और अब ये एक डिफिकल्ट पेपर समझा जाता है। रिजल्ट भी इसका कोई इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके रिजल्ट में ना काफी वेरिएशन है। अगर मैं पिछली 5-6 अटेम्प्ट को देखूं, किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट 6% आया, किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट 46% आया, किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट 16% आया, किसी अटेम्प्ट में रिजल्ट 32% आया। तो रिजल्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन है, और ऑब्वियसली रिजल्ट में वेरिएशन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन की वजह से होती है कि किसी अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाता है, किसी अटेम्प्ट में रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, इस पेपर को क्लियर करने के लिए हमें एक रीजनेबल हद तक की मेहनत करनी होगी, हमें
ऑन एंड अराउंड 180 आवर्स की क्लास स्टडीज और 180 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी होगी, तो जाके हमारा ये पेपर मैनेज हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं जो कि आज की तारीख में थोड़ी इररेलेवेंट हो गई है, कि जो हम लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे या जो आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही होगी। बेसिकली आप सब फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में सीफेप 5 का पेपर दे रहे हो। आप ऑब्वियसली सीफेप का कोई ना कोई एग्जाम अपना दिसंबर 22 में या उससे पहले देकर आए हो, तो आप लोगों को अंदाजा होगा इस बात का कि सीए फाइनल लेवल पे लाइव क्लासेस या फिजिकल क्लासेस तकरीबन ना होने के बराबर ही रह गई है। हम क्लासेस को अनाउंस करते भी है तो उसमें जो अटेंडीज है वो बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही मिनिमल नंबर के होते हैं। तो अब मोर और लेस ये हमारा एक हाइब्रिड मॉडल पे चलेगा, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कोर्स तकरीबन 50, 60, 70% कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी जो कुछ हिस्सा है प्रैक्टिस वाला एरिया है, चाहे एग्जाम फोकस वर्कशॉप्स वगैरह है, वो आप लोगों की इंशाल्लाह लाइव कंडक्ट हो रही होगी। फिजिकल का भी ऑप्शन हमारे पास होपफुली अवेलेबल होगा। तो कोर्स कंप्लीशन के हवाले से कि कोर्स कंप्लीट हमारा एग्जाम से 1 महीने पहले हो जाएगा और रिकॉर्डिंग से इतने टाइम में प्रोवाइड की जाएगी और 7 हफ्ते में इतनी क्लासेस कंडक्ट की जा रही होगी, सारी बातें आज की तारीख में हमारी एक तरह से इररेलेवेंट है, क्योंकि अब हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको समझ लें कि आज में पहली क्लास के बाद ही अगर आप लोगों को 100% एक्सेस प्रोवाइड कर दूं, तो आपके पास 100% कोर्स मेरे पार्ट पे कंप्लीट हो गया। आपने उसको कवर करना है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, आपने उसको पढ़ना है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए या क्यूरीज के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही, लेकिन अब कोर्स कंप्लीशन या क्लासेस और लेक्चर्स की अपलोडिंग ये सारी चीजें अब इशू नहीं रही। तो बाद में ये कर रहा था कि रिलेटिवली पहले तो ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन ओपन बुक्स की वजह से इसके डायनामिक्स चेंज हो गए, पेपर पूछने का पैटर्न चेंज हो गया, पेपर का डिफिकल्टी लेवल में काफी ज्यादा जो है ना हमें वॉलेटिलिटी देखने को नजर आती है, कभी आसान कभी मुश्किल। तो इसका रिजल्ट भी ऐसे जितना कोई मोटिवेटिंग नहीं है। किसी टाइम में 46% तक रिजल्ट है, 46 इज एक्सेलेंट रिजल्ट, लेकिन कुछ टाइम से ऐसी गुजरी है जिसमें 6%, 12%, 16% के रिजल्ट आया। कुछ मैंने रिसेंट अटेम्प्ट के आपके सामने एग्जामिनर कमेंट जॉट डाउन किए हैं। मैं चाहता हूं कि इन एग्जामिनर कमेंट्स को आप लोग रीड करें, ताकि हमें थोड़ा सा एग्जामिनर की साइकी और एग्जामिनर स्टूडेंट से क्या चीज एक्सपेक्ट करता है इस ओपन बुक एग्जाम में, ये बातें हम रीड करके थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें कि हमने इस ओपन बुक एग्जाम को किस तरह से लेकर चलना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं रिसेंट अटेम्प्ट के। मैं चाहता हूं पहले एक दफा आप लोग इन्हें रीड करें। देखिए, अगर मैं समर 2019 जो कि सीए फाइनल के सीफेप 5 की पहली अटेम्प्ट थी जिसमें ये एग्जाम ओपन बुक हुआ था, इसके कमेंट्स में वो क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट टाइम था जब एग्जामिनी को अलाउ था कि वो बेरे के ऑर्डिनेंस इस्तेमाल कर सकता है रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह। मोरलेस पेपर का पैटर्न तो मोरलेस वैसा ही था जैसे बिफोर ओपन बुक था, सिर्फ थियोरेटिकल सवालों का जो है ना पैटर्न चेंज हुआ। पहले थ्योरी बेस्ड सवाल पूछे जाते थे, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल पूछे गए, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इस कमेंट में तो इन्होंने पासिंग परसेंटेज नहीं लिखी, लेकिन अगली अटेम्प्ट के कमेंट में इन्होंने पासिंग परसेंटेज लिखी थी कि दिसंबर 2019 में रिजल्ट 6% का था और फिर 6% से इंक्रीज होकर 46% हो गया। फिर अगेन विंटर 20 में रिजल्ट 46% से कम होकर 10% पे आ गया, फिर कुछ इंप्रूवमेंट आई 20% की, फिर कुछ इंप्रूवमेंट आई 25% की, और एक और समर 22 का भी एग्जामिनर कमेंट आ चुका है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसमें भी मोर और लेस कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। तो ये ओवरऑल एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि स्टूडेंट जनरली या तो सेलेक्टिव स्टडी कर रहा होता है या ओपन बुक एग्जाम की डायनामिक्स को समझता नहीं कि ओपन बुक एग्जाम में इस बेरड को कितना और किस हद तक इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर के जो 3 घंटे हैं वो लिखने के हैं, वो पढ़ने के नहीं है। तो अगर कोई इस माइंडसेट से जा रहा है कि मैं सब कुछ ही वहां देखकर लिख लूंगा, तो वो भी टोटल ब्लंडर है। कोई हर चीज ही याद कर रहा है और अननेसेसरली रेट्स और इस तरह की चीजें याद कर रहा है, तो फिर उसने ओपन बुक एग्जाम को सही मानों में इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हमें एक बड़ी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमने कुछ हद तक चीजें रिटेन भी करनी होगी और कुछ हद तक चीजें हम वहां पे अपने क्या कहते हैं बेरेट को यूज करते हुए सॉल्व कर रहे होंगे। अब मैं ओवरऑल अगर पेपर की कंपोजिशन की बात करूं, तो एक तो मैंने आप लोगों के सामने आईकेप का जो आपकी जो आईकेप की एजुकेशन और ट्रेनिंग स्कीम की ग्रिड है, उसकी बेसिस पे आप पूरा सिलेबस जो है ना इस पहले हैंडआउट में अटैच किया है कि इनकम टैक्स को आईकेप ने तकरीबन 50 to 60 मार्क्स की वेटेज दी है, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को तकरीबन 30 to 45 मार्क्स की वेटेज दी है, एथिक्स के एरिया को तकरीबन 5 से 10% वेटेज दी है, और पूरा इन्होंने लर्निंग आउटकम में बताया है कि कौन कौन सी चीजें आपके कोर्स का पार्ट बनाई गई है। ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है पिछली 10-15 अटेम्प्ट के पेपर्स को देखते हुए कि आईकेप कौन से एरिया से कितना कितना मार्क्स परसेंट मार्क्स आपसे टेस्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली हमारे ओवरऑल सिलेबस के 4 मेजर कंपोनेंट्स है। वन इज डायरेक्ट टैक्स लॉ दैट इज इनकम टैक्स, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ दैट इज सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स भी 2 तरह के हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इनकम टैक्स का जो एरिया है ना, ये वो भी है जो आप कैफ लेवल पे कवर करके आए हो, और यहाँ सीएफआई लेवल पे बहुत सारी एडवांस चीजें भी कवर करोगे। सेल्स टैक्स का जो एरिया है ना, हम कैफ लेवल पे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कवर करके आए, तो जो कैफ लेवल पे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कवर करके आए हैं उनको भी यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे।
सेल्स टैक्स ऑन गुड्स में कुछ और एडवांस चीजें भी कवर करेंगे, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में बेसिकली एक प्रोविंशियल मैटर है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में आता है, उनको भी अब देख रहे होंगे। फिर एक और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, दैट इज फेडरल एक्साइज लॉ। फेडरल एक्साइज लॉ आपने कैप लेवल पे कवर नहीं किया, वो आप पहली बार सीए फाइनल लेवल पे ही कवर करोगे। और कुछ एरिया हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स और एटीट्यूड का, ये जनरली कैफ और सीए फाइनल के हर सब्जेक्ट में ही 5, 10, 7 मार्क की वेटेज एथिकल एरियाज को दी गई है, जिसमें एथिक्स और प्रोफेशनल जो भी आपके गाइडलाइंस है उन चीजों के हवाले से आपसे टेस्टिंग की जा रही होती है। अब अराउंड आपके पास जो आईकेप की ग्रिड में 50 से 60 मार्क की वेटेज इनकम टैक्स को दी गई है, इसमें से तकरीबन 15, 20, 25 मार्क ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते हैं। 20, 25, 30, 35 मार्क आपसे एप्लीकेशन ऑफ लॉ सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछे जा रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से आईकेप की ग्रिड में तो हमारे पास सेल्स टैक्स और एफईटी को एक कंबाइंड वेटेज दी है 30 से 45 मार्क की। इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो सेल्स टैक्स में हमारे पास तकरीबन 30-35 मार्क और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में तकरीबन हमारे पास 8 से 10 मार्क टेस्ट किए जा रहे होते हैं। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे भी न्यूमेरिकल सवाल पूछे जा रहे होते हैं, तकरीबन 18 से 20 मार्क के वेटेज का। फिर कुछ सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ के सवाल पूछे जा रहे होते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे रिसेंट 2-3 टाइम से देखने में ये आया है कि रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कोई सेपरेट सवाल नहीं पूछा जाता। यानी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पहले अगर मैं जाऊं तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 8 से 12 मार्क का एक सवाल सेपरेट पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये किया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर या फेडरल एक्साइज लॉ के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछना खत्म कर दिया है, और जो सेल्स टैक्स का सवाल आ रहा होता है उसी में वो 2-4 एडजस्टमेंट फेडरल एक्साइज ड्यूटी की भी डाल देता है, और कुछ 5-7 मार्क की वेटेज आपके एथिक और प्रोफेशनल वैल्यूज के एरिया की लिखी गई है। ये मैंने कुछ रिसेंट 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर के एनालिसिस आपके सामने रखा है कि हर एरिया से कौन कौन सा एरिया कितने कितने मार्क्स का किस किस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ। तो ये बेसिकली एनालिसिस है हमारे रिवीजन के लिए, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए। तो अभी तो ये इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, आप चीजों को फोकस करने लगोगे, आप चीजों को रिवाइज करने लगोगे, तो उस वक्त आपको ये पास पेपर एनालिसिस काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये तो मैंने बताया कि ये एक ओपन बुक एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम में हम कौन सी किताबें एग्जाम में ले जा सकते हैं? क्या हम अपने रेलेवेंट टीचर की जो रेफरेंसेस बुक है उनको ले जा सकते हैं? द आंसर इज नो। जिस भी ट्यूटर से आप क्लासेस ले रहे हो, चाहे मुझसे लेते हो या किसी और से लेते हो, तो जो ट्यूटर की रेफरेंस बुक है या ट्यूटर के जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको एग्जाम में ले जाने की इजाजत नहीं है, आपको बेयरेक्ट एग्जाम में ले जाने की इजाजत है। और बेयरेक्ट पे कौन से? ओनली ओरिजिनल ड्यूली बाउंडेड शेल बी परमिटेड एक्सेप्ट एज परमिटेड फॉर CFEP 2 एंड CFEP 5। यानी कि जो हमारे पास बेयरेक्ट होता है, यानी कि प्योर लॉ होता है, वो किताबें आपको एग्जाम में जो है ले जाने की इजाजत है। इसमें हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स, सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स रूल्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो कि सिंध, पंजाब, केपी के बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, फेडरल एक्साइज लॉ और आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स, ये वो किताबें जो कि आपको एग्जाम में ले जाने की इजाजत है। अभी जितने बेयरेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे ना, इन बेयरेक्ट्स की डिफरेंट किताबें मार्केट में अवेलेबल है। बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, हम एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑथर्स की किताबें अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए रिकमेंड है मेरी तरफ से कि जो पेटी वाला का बेयरेक्ट अवेलेबल है, जो पेटी वाला का बेयरेक्ट अवेलेबल है, हम वो यूज कर रहे होंगे और हम वही परचेस करेंगे और वही हम एग्जाम में लेके जा रहे होंगे। वैसे तो आप लोग को मार्केट में पेटी वाला के बेयरेक्ट के अलावा और भी लोगों के या और भी पब्लिशर्स के बेयरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पेटी वाला का CFEP 5 का बेयरेक्ट परचेस कीजिएगा। एक तो ये कि उन्होंने एक ही किताब के अंदर ये सारे लॉज जॉट डाउन कर दी, ये सारे लॉज को उन्होंने एक ही किताब के अंदर जो है ना बड़ा साइज को मैनेज वगैरह करके प्रिंट कर रखा है। सेकेंडली, उनकी बुक में एक एडिशनल जो फीचर है, उन्होंने कुछ रेलेवेंट SROs, रेलेवेंट सर्कुलर्स, रेलेवेंट नोटिफिकेशंस भी अपने बेयरेक्ट का पार्ट बनाई है, जो कि बाकी पब्लिशर्स की बुक में इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पेटी वाला का ही बेयरेक्ट परचेस कीजिएगा। अच्छा, बेयरेक्ट किस वक्त परचेस करना है इसके हवाले से भी मैं डिस्कशन करूंगा। हम कोई और बेयरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम खाली पेटी वाला सर का ही बेयरेक्ट परचेस करें, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे आप लोगों को कवरेज करवाऊंगा, तो मैं और आप एक ही लाइन पे हो, एक ही पेज पे हो, तो इस वजह से जो है ना हमें पढ़ने में पढ़ाने में थोड़ी आसानी हो रही होगी। वरना आपको ऐसे सलाम को भी मिल जाएगा और भी पब्लिशर्स के मिल जाएंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पेटी वाला का बेयरेक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करता हूं। देखिए, सवाल यहाँ पे एक क्रिएट होता है कि क्या हम दिसंबर 22 के लेक्चर्स ले सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर 22 में आधी अधूरी क्लासेस ली होंगी, उनके जहन में सवाल होगा कि भाई दिसंबर 22 में जो हमने लेक्चर्स लिए थे, क्या मैं उन्हीं लेक्चर्स के लिए जून 23 से प्रिपरेशन कर सकता हूँ?
फिर बहुत सारे ये भी होंगे कि जो जून 23 में अपनी पहली अटेम्प्ट देना है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई हम टीचर का वेट ना करें लेक्चर्स प्रोवाइड करने में, हम चाहते हैं कि हमारे पास डे 1 से सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक साथ डंप हो जाए और फिर हम अपने उसे अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे होंगे। तो क्या दिसंबर 22 के लेक्चर्स हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। CFEP 5 में आपकी एग्जाम डेट्स है जो 4 months बिफोर एग्जाम डेट लॉ में चेंजेस आएंगी, ये एग्जामिनेबल नहीं होगी। यानी कि अगर हमारा जून 23 में एग्जाम है तो जनरली हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में एग्जाम होगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून 23 में अगर हमारा एग्जाम है तो मैं से 4 महीने पहले चला जाऊं, यानी कि मई, अप्रैल, मार्च और फेब। तो फर्स्ट वीक चेंजेस इन लॉ आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ फेब, फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बाद लॉ में जो भी चेंजेस आएंगी ये आपकी एग्जामिनेबल नहीं होंगी। यानी कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बाद कोई बजट पास होता है, कोई एसआरओ इशू होता है, कोई सर्कुलर इशू आता है, कोई लॉ में कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह आती है, तो वो आपसे एग्जाम में टेस्ट नहीं की जाएगी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ फेब से पहले पहले जितनी चीजें आपके लॉ का पार्ट बन रही होगी, अगर कोई बजट आ जाता है, अगर कोई मिनी बजट आ जाता है, तो ये आपके जून 23 के अटेम्प्ट में बिल्कुल एग्जामिनेबल होगा। जून 23 के लिए एग्जाम के लिए ये बात बिल्कुल रेलिवेंट होगी। तो अब सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है कि क्या हमें अभी बेरेक परचेज कर लेना चाहिए, क्या हमें अभी से आपकी सर अपने रेलेवेंट टीचर की रेफरेंस बुक वगैरह बाय कर लेनी चाहिए। तो रेफरेंस बुक बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जब अगर आप मुझसे क्लासेस कंटिन्यू करते हैं तो मेरे CFEP 5 के 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 और 2 में इनकम टैक्सेस कवर है और वॉल्यूम 3 में सेल्स टैक्स और एफईडी कवर है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप फॉर द टाइम भी अपनी अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ वॉल्यूम 1 अभी फिलहाल परचेज करें। आपको वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अभी परचेज नहीं करना चाहिए और आपको बेरेक्ट भी अभी परचेज नहीं करना चाहिए। आप वेट करें फेब के फर्स्ट वीक का, फेब के फर्स्ट वीक तक। अब जैसे कि हमारी इकोनॉमी में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कभी कुछ पता नहीं है कि आज लेट्स से पंजाब असेंबली या केपी की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होने की अनाउंसमेंट हो जाती है, या फिर हमारी कंट्री क्या कहते हैं जनरल इलेक्शंस में चली जाती है, तो ऑब्वियसली नई हुकूमत आएगी तो नई हुकूमत नया बजट भी दे रही होगी। या हो सकता है कि अगर इलेक्शन ना हो तो ये जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है यही IMF के मुआहदे को रिवाइव करने के लिए कोई नया टैक्स बजट वगैरह दे रही हो। तो फेब से पहले पहले तो लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी, अगर कोई बजट आता है, कोई मिनी बजट आता है, तो ये तो आपके एग्जाम में टेस्ट होगा। लेकिन अगर फेब तक कोई बजट नहीं आता तो जो दिसंबर 22 का लेक्चर है, जो दिसंबर 22 का एप्लीकेबल लॉ है, वही सारा का सारा लॉ आपसे जून 23 में भी टेस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर किसी ने दिसंबर 22 की किताब या दिसंबर 22 के लेक्चर्स या दिसंबर 22 का बेरिक लेयर रखा है और फेब के फर्स्ट वीक तक लॉ में कोई चेंज नहीं आता, तो वही सारी चीजें जून 23 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर फेब के फर्स्ट वीक से पहले पहले भी हमारे पास दिसंबर के कोई 12-15 दिन है, जनवरी का महीना है, फरवरी का 1 हफ्ता है, अगर इस 1-1.5 महीने के अरसे में कोई इतनी प्रोग्रेस हो जाती है कि गवर्नमेंट कोई नया बजट इंट्रोड्यूस कर दे या गवर्नमेंट लॉ में कोई चेंजेस इन्फोर्स करवा दे, तो फिर ये सारी चीजें आपके जून 23 के एग्जाम का पार्ट बनेगी। सर क्या मैं जून 23 के लिए पोर्टल में इनरोल करवाऊं या मैं दिसंबर 22 के IQ से लेक्चर्स ले लूं? सर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जून 23 के ही लेक्चर लें, आप जून 23 के ही लेक्चर लें, आपको दिसंबर 22 के लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप जून 23 के ही लेक्चर लें, आपको डे 1 से 100% लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको डे 1 से 100% लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑब्वियसली दिसंबर 22 के, क्योंकि जून 23 में क्या लॉ है वो तो मुझे भी पता ही नहीं है ना। इन केस के अगर लॉ में कोई चेंज आ जाता है, इन केस को कोई नया बजट या कोई नया मिनी बजट आ जाता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस लेक्चर को रेलेवेंट जगह जाकर अपडेट कर दूंगा और आपको नोटिफाई करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद एक बजट पास हो जाता है, एक मिनी बजट आ जाता है या कोई SRO आ जाता है, तो उस मिनी बजट का जिस लेक्चर के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होगा और जिन जिन सोल्यूशंस के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं वो लेक्चर अपडेटेड लॉ के हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जून 23 के ही लेक्चर्स लें, आपको 100% लेक्चर्स डे 1 से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लेक्चर्स अपने पेस पे, अपनी कन्वीनियंस, अपनी फ्रीक्वेंसी से देखना चाहते हैं आप देखें। अगर फरवरी से पहले लॉ में कोई चेंजेस आ जाती है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस रेलेवेंट लेक्चर को रेलेवेंट जगह पे जाकर अपडेट कर रहा हूंगा।
सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि 3 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से 2 वॉल्यूम इनकम टैक्स को स्पेसिफिकली कवर करेंगे, थर्ड वॉल्यूम में सेल्स टैक्स और एफईडी का एरिया। सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या इन वॉल्यूम्स में सिर्फ क्वेश्चंस हैं या लॉ है, या क्या कहते हैं हमें इसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाने का एक प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही होंगी। देखें, मेरी जो भी किताब या जो भी रेफरेंस बुक आप परचेज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक आपके सामने ओपन करता हूं, तो हर बुक में होगा क्या कि हर बुक में हर चैप्टर या हर लीगल प्रोविजन को समझाने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये सैलरी का चैप्टर है, तो सैलरी का चैप्टर हम इन डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन डायग्राम, डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं डिसीजन डायग्राम या इस तरीके की डायग्रामेटिकल फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम इंशाल्लाह इनको कवर कर रहे होंगे। फिर हर चैप्टर की प्रेजेंटेशन के बाद उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी का चैप्टर, तो सैलरी के चैप्टर में प्रेजेंटेशन के बाद इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर की एक 1 पेजर 2 पेजर समरी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन दी एंड सैलरी को रिवाइज करना है, तो इस तरह से 3 पेजर आप लोगों को सैलरी की समरी प्रोवाइड की जा रही होगी, जिसमें आप लोगों का सैलरी पूरा इंशाल्लाह कवर हो रहा होगा। तो हर चैप्टर हमारा मोरलेस इसी तरह से होगा कि पहले उसकी प्रेजेंटेशंस, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर उसके बाद उसकी समरी। सर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी बुक में है, इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे? जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर की मेरी बुक में है, इनके सॉल्यूशंस आप लोगों के पास वीडियो फॉर्म में भी मौजूद होंगे। और मैंने लास्ट बैच में एक प्रैक्टिस ये स्टार्ट की थी कि मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक, जो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, इस गूगल ड्राइव के लिंक पे सारे चैप्टर्स के फोल्डर्स आ रहे हैं और हर चैप्टर के क्या कहते हैं फोल्डर में उस रेलेवेंट चैप्टर के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सैलरी के सॉल्यूशंस देखना चाहता हूं, तो मैं सैलरी की रेलेवेंट फाइल पे जाऊंगा। सैलरी के जितने भी सवाल आपकी प्रैक्टिस बुक में, उन सब के सॉल्यूशंस आप लोगों के पास एक्सेल फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो सॉल्यूशन जो वो बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ थ्योरी मटेरियल, प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और समरीज हैं। बाकी जितने भी सवाल हैं उनके सारे सॉल्यूशन आप लोगों को इस तरीके से एक्सेल फाइल की फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर हम पोर्टल को भी देख लें कि पोर्टल पे ये सारी चीजें किस तरह से या किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे आप अपने IQ के ऐप में इनपुट करेंगे तो आपके पास आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल के दिसंबर 22 का CFEP 5 का पोर्टल ओपन करता हूँ। इस पोर्टल में जितने चैप्टर्स आपकी बुक में कवर है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में, जिस सीक्वेंस में चैप्टर बुक्स में आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपने इसकी तैयारी कर, ये पोर्टल के ऊपर भी उसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स आ रहे होंगे। अच्छा, हर चैप्टर में जो लेक्चर्स आ रहे हैं ये भी विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक हुए हैं, यानी कि हर लेक्चर को आप देखेंगे तो इसमें हर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को बाय नेम हमने सेग्रीगेट किया है। ये एक काम इस वजह से किया है ताकि अगर आप एक दफा कोर्स कंप्लीट कर लो, पेपर से पहले रिवाइज करने बैठो और किसी स्पेसिफिक एरिया को रिवाइज करना है या किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, तो फिर आप सारे लेक्चर्स को बार बार गो थ्रू ना करो कि ये रेलेवेंट बात कहाँ पे थी। आप अपने रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जिसको आप रिव्यू या जिसको आप दोबारा से पढ़ना चाहते हो, वो आप क्या कहते हैं रेलेवेंट चैप्टर में लेक्चर नेम के थ्रू इजीली सर्च कर सकते हो। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोग को एक क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में लेक्चर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज करके प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। इवन अगर आप CFEP 5 के पोर्टल पे जाके IQSL के पोर्टल पे जाके CFEP 5 में जाओगे तो शुरू के कुछ चैप्टर्स मैंने डेमो के तौर पे ओपन पे रखे हुए हैं, तो आप पहले डेमो भी ले सकते हो कि आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं कर रही, आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। और फिर एक हमने ये भी काम किया था कि जो रिसेंट 5-6 अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर आपकी जो बुक के वॉल्यूम्स हैं क्या ये PDF में अवेलेबल होंगे? हाँ, ये तीनों वॉल्यूम्स मैंने PDF में भी ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों के साथ ये गूगल ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। गूगल डिस्क्रिप्शन में तो वैसे ये लिंक आ ही रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। तो ये तीनों वॉल्यूम्स आपके पास PDF में भी इस ड्राइव के ऊपर अवेलेबल होगी। इवन जितना सारा रेलिवेंट मटेरियल है, IQ के पास पेपर्स हो गए, एग्जामिनर कमेंट्स हो गए, बेरेक्ट हो गए, जो रिसेंट हमारे पास 5-6 अटेम्प्ट के बुक के पास पेपर्स के सोल्यूशन है, जितने सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन है, वो सारी मतलब एक पूरे 6 महीने तकरीबन इस ड्राइव के ऊपर काम हुआ है। तो इसमें काफी ज्यादा मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट हो गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ने में काफी ज्यादा कन्वीनियंस हो रही होगी। तो ये ओवरऑल मैंने सब्जेक्ट के हवाले से ओवरव्यू दिया था। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी कि लेक्चर्स हम दिसंबर 22 के लेने नहीं लेने, बेरेट कब बाय करना है, वॉल्यूम कब बाय करना है। ये मेरे पार्ट में कुछ चीजें थी जो मुझे आंसर करनी थी। अगर ओवरऑल कोर्स के हवाले से आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर लेक्चर्स कवर करने का कोई टाइम टेबल मिल सकता है कि हमारी टाइमली कवरेज हो जाए रिकॉर्डेड लेक्चर से। देखिए, लेक्चर्स कवर करने का टाइम टेबल आपने खुद बनाना है और अपने वर्क लाइफ या अपने ऑफिस के प्रेशर को देखते हुए बनाना है। मैं इसको सिंपली यूं आपके सामने मैनेज कर सकता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल कि C5 का जो ये मेरा कोर्स है, मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं ये तकरीबन 180 आवर्स के आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास दिसंबर का तकरीबन आधा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैं टारगेट रखूं कि अप्रैल के लास्ट मतलब अप्रैल के एंड तक मैं अपना C5 का कोर्स कवर कर लूं ताकि मई का महीना मेरे पास रिवीजन का हो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स देखूं, मेरे पास आज से लेकर अप्रैल के एंड तक कितना टाइम है, तो मेरे पास तकरीबन 4.5 महीने, या चले इसको 4 महीने कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब 4 महीने में मुझे 180 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं। तो मैं अगर अपने पास टोटल वीक्स देखूं तो 4 महीने और हर हफ्ते, हर महीने में 4 हफ्ते, यानी कि मेरे पास टोटल 16 हफ्ते हैं। अब मुझे इन 16 हफ्तों में 180 घंटों के लेक्चर्स को कवर करना है। तो मैं एक एस्टिमेशन कर लूं कि मुझे हर वीक तकरीबन कितने लेक्चर्स कवर करने हैं। 180 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करें तो तकरीबन आपको लेक्चर्स पर वीक आपको तकरीबन 11 से 12 आवर्स के लेक्चर्स पर वीक कवर करने होंगे। अब 11 से 12 आवर्स पर वीक कवर करना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीक डे में एक एक घंटे, या अगर वीक डे में अगर आप 2-4 दिन भी एक एक घंटा कवर करके कोई 3-4 घंटे पढ़ लेते और वीकेंड पे 5-6 घंटे निकाल लेते तो हफ्ते के 11 घंटे मैनेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आज से पहले भी लोगों ने कवर किया तभी वो C5 क्लियर से कर सके। लेकिन बस ये कि इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप हर वीक का टारगेट रखोगे भाई हर वीक मुझे 12 घंटों के लेक्चर्स कवर करने हैं। तो अगर वीक डे में मेरे लिए पॉसिबल है ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से आने के बाद, तो मैं वीक डे में एक एक 1.5 घंटे के भी लेक्चर लेता हूँ। तो मैंने वीक डे में 4-5 घंटे के लेक्चर्स निपटा दिए, सैटरडे संडे को 3-3 घंटे लेक्चर्स लेकर हफ्ते के मैं जो है ना 11-12 घंटों का टारगेट पूरा कर सकता हूँ। किसी ने सवाल पूछा कि सर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन कितना वेरी करता है, तो अराउंड 50-50% की वेटेज होती है। अराउंड 50 से 55 मार्क्स थ्योरेटिकली और 50 से 55 मार्क्स आपके न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते हैं। सर किसी ने सवाल पूछा कि आप एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दें। मैंने सर आपसे कहा ना कि जिस सीक्वेंस में आपकी वॉल्यूम्स में चैप्टर्स अवेलेबल है ना, उसी सीक्वेंस में आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स भी अवेलेबल है और उसी सीक्वेंस में आपने जो है ना कवरेज करनी है। लाइक पहला चैप्टर आ रहा है इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें इनकम टैक्स का ओवरऑल एक मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है, इनकम टैक्स की ओवरऑल बातें डिस्कस की गई है। फिर 5 टाइप्स ऑफ इनकम में सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो जिस सीक्वेंस में आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स को कवर भी करना है। किसी ने सवाल पूछा तो क्या हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब का वेट करें आपकी रेफरेंस बुक्स और बेरेक्ट बाय करने के लिए? तो मेरा जवाब ये होगा कि बेरेक्ट बाय करने के लिए तो आप लाजमी फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक वेट करें, अभी बेरेक्ट बाय मत कीजिएगा। रेफरेंस बुक में आप वॉल्यूम 1 परचेज कर लें, क्योंकि वॉल्यूम 1 में जनरली वो एरिया है जो कि आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा है। इसमें भी चेंजेस आते हैं लेकिन कोई इतनी बहुत मेजर चेंजेस नहीं होंगी। आएगी चेंजेस तो मैं आपको नोटिफाई करवा दूंगा, आप वॉल्यूम 1 परचेज कर लो, वो कोई मसला नहीं है। उसमें तो आप अगर चेंज आ भी जाता है तो आप अपने हाथों से चेंज कर सकते हो और वो कौन सा में एग्जाम में ले जाने की इजाजत है। बेरेक तो अभी बाय मत कीजिएगा, बेरेक फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ही बाय कीजिएगा और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 भी आप फर्स्ट वीक ऑफ फेब में बाय कर लीजिएगा। अगर अभी पढ़ना है तो ऑनलाइन, अगर पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो ऑनलाइन जो आपके साथ नोट्स होंगे उससे भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको बाय करना है तो वॉल्यूम 1 आप बाय कर सकते हो। जी, जो वॉल्यूम्स हैं ये टैक्स 2023 के लिए। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है कि क्या स्टडी डेस्क एग्जाम में अलाउ है? तो C5 का तो स्टडी डेस्क है ही नहीं। C5 की एक प्रैक्टिस किट है आईकेएफ की तरफ से और वो प्रैक्टिस के एग्जाम में अलाउ नहीं है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा क्योंकि क्या आप स्टडी डेस्क पढ़ो, क्योंकि बेसिकली जो टेक्स्ट का सब्जेक्ट है ना, सॉरी प्रैक्टिस किट देखो, क्योंकि जो टेक्स्ट का सब्जेक्ट है ना एक लीगल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत दफा इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आते हैं। मतलब मैं किसी प्रोविजन को पढ़कर हो सकता है एक तरह से इंटरप्रेट करूं, आईकेएफ का एग्जामिनर उसको डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर रहा हो या उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहा हो, तो वो अपने आप को टॉर्चर करने वाली बात ही होगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी और जो टीचर हमारे इस प्रोफेशन में किसी से भी पढ़ो, मेरा सिंसियर मशवरा होगा कि जिस टीचर को अपने फॉलो कर रहे हो उस पर फिर पूरा ट्रस्ट करके आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं होता कि 100% कोर्स मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ और सर रिजवान मनाई साहब कुछ और पढ़ा रहे हो और आईकेएफ कुछ और ही कर रहा है। 99% चीजें तीनों की कॉमन ही होंगी। हाँ,
1% चीजें ऐसी हो सकती हैं कि सर मनाई साहब का व्यू कुछ और हो, मेरा व्यू कुछ और हो, या कि कोई और ट्रीटमेंट कर रहा हो, वो हार्डली 1 या 2% चीजें होंगी। जी बिल्कुल, वॉल्यूम 1 में शुरू के लेक्चर्स यानी कि शुरू के जो 10-12 चैप्टर्स हैं उनका मटेरियल कंप्लीटली अपडेटेड अवेलेबल है, और ये वॉल्यूम IQ स्किल फाइनेंस में अवेलेबल भी है।